आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑन कर दीजिए। आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑफ कर दीजिए। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो वे नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना के इस पैंडेमिक पीरियड, इस महामारी के द्वारा हम सब मानव जाति को सुरक्षा करेगा और जल्द ही हम सब लोग मिलकर जो एक प्रयास होगा, कहीं न कहीं जल्द ही इस कोरोना का इलाज भी ढूंढ निकालेंगे। जहां पर एक विश्वास होता है वहां पर हर चीज मुमकिन है। इस कोरोना का भी इलाज जरूर निकलेगा। किसी भी देश से ऐसी सबसे बड़ी जीत होगी जो मानवता की जीत होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो पोएट्री टीचिंग यानी कि पेपर 8 और यूनिट 3, जिस तरह आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑफ कर दीजिए। आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है वह है पोएट्री टीचिंग यानी कि कविता शिक्षण। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने श्रवण कौशल और वाचन कौशल बहुत ही विस्तार से अध्ययन किए, ठीक उसी प्रकार चाहे पोएट्री शिक्षण हो यानी कविता शिक्षण हो, चाहे कहानी शिक्षण हो, हम एक एक करके बहुत विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम भूमिका से शुरुआत करते हैं, तो हम आपको भूमिका दिखाते हैं। हिंदी में काव्य, पद्य और कविता के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि चाहे काव्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे कविता, ये सब जो है ये पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। होता है काव्य शब्द संस्कृत भाषा का अपना शब्द है। ध्यान दीजिए, ये जो काव्य शब्द है वह संस्कृत भाषा का अपना शब्द है और उसमें इस शब्द का प्रयोग साहित्य के लिए होता है। संस्कृत में साहित्य के दो भेद किए गए हैं, यानी संस्कृत में जो है साहित्य के दो भेद किए गए हैं।
उसमें पहला पद्य काव्य और दूसरा गद्य काव्य होता है। यहाँ पर हम पद्य काव्य का अर्थ समझते हैं। तो पद्य काव्य का जो अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना से होता है, यानी कि ये जो कविता है, चाहे पद्य कहे चाहे काव्य कहे, ये पद्य के अंतर्गत आएंगे। तो पद्य का जो अर्थ होता है वह छंदोबद्ध रचना से होता है। आखिर ये छंद होता क्या है, अब ध्यान से सुने। जिसमें चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण इत्यादि से युक्त रचना छंद कहलाते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसमें चरण हो, वर्ण हो, मात्रा हो, क्रम हो, यति हो, चाहे गति हो, तुक हो और गण हो, आदि से इत्यादि से युक्त रचनाएं जो होती है वह छंद कहलाती है। यानी चरण का मतलब पाद होता है, जो पंक्ति होते हैं। वर्ण आप समझ रहे हैं। मात्रा का मतलब होता है स्वर या चाहे व्यंजन की जो मात्राएं होती है उनका एक क्रम होता है। यति का मतलब होता है ठहराव, जबकि और गति का मतलब होता है लयबद्ध, हर छंद की अपनी गति होती है। तुक का अर्थ होता है समान उच्चारण वाले शब्द, जबकि गण का अर्थ होता है 3 वर्णों से बने शब्द को गण कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो पद्य का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना से, यानी कि जिसमें चरण हो, वर्ण हो, मात्रा हो, क्रम हो, यति हो, गति हो, तुक हो और गण हो इत्यादि से युक्त रचना छंद कहलाते हैं। यानी कि छंदोबद्ध का अर्थ होता है कि जो पद्य के रूप में हो, जो कविता के रूप में हो, उसे छंदोबद्ध कहते हैं। आइए आगे चलें। कविता यानी कि पद्य, कविता के अंतर्गत भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि गद्य में या पद्य में ऐसा कौन सा है, गद्य है या पद है जिसमें कल्पना, भावना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं गद्य, चाहे पद, चाहे चंपू काव्य। तो आपका सही आंसर जो होगा वह पद्य काव्य के अंतर्गत भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कल्पना तत्व के संबंध में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कल्पना तत्व के संबंध में जो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात मन की शक्ति की ताकत के आगे कुछ नहीं है। ध्यान से सुने आप, मन की शक्ति की ताकत के आगे कुछ नहीं है। कहते हैं कि सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंच पाती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके ऐसे स्थानों पर पहुंच जाता है जहां मनुष्य पहुंचना असंभव है। हम अपने शरीर द्वारा जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां पल भर में ही कल्पना के पंख लगाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन कल्पना वही कर सकता है जिसमें जीने की चाह हो, जो दृढ़ निश्चय है और जो सदैव क्रियाशील रहता है। तो इसीलिए कल्पना तत्व के में कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो शायद आप समझ गए होंगे। फिर आगे हैं, मन की वाणी जो शब्द विधान करती है वही कविता है। आगे हैं,
भारत में कविता का जो इतिहास है, भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका शुरुआत, इसका प्रारंभ जो है वह भरत मुनि से समझा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जो कविता का इतिहास है, कविता का जो दर्शन है वह बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पद्य में भाव तत्व प्रधान होता है। तो आप ये भी चीज आप ध्यान रखें कि पद्य में कौन सा तत्व प्रधान होता है? भाव तत्व प्रधान होता है। आइए अब समझते हैं। ये जो नोट लिखे हुए हैं, जैसे कि हम अभी आपको बताए हैं कि दो काव्य होते हैं, एक तो गद्य काव्य होते हैं, एक पद्य काव्य होते हैं। लेकिन एक जो है, जब हम आपको आगे तुरंत ही जब हम काव्य के भेद पढ़ाएंगे तो उसमें काव्य के जो है वह शैली के आधार पे जो है काव्य के 3 भेद होते हैं। जो जैसे कि हम अभी तुरंत पढ़ाएंगे कि काव्य के जो भेद हैं, काव्य के 2 भेद किए गए हैं। एक तो होते हैं स्वरूप के आधार पर और एक होता है शैली के आधार पे। तो बात करेंगे हम जो शैली के आधार पे जो है, जिसमें पद्य काव्य होते हैं, एक गद्य काव्य होते हैं और उसमें एक चंपू काव्य होते हैं। तो आप याद रखें, ये चंपू काव्य ये सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों शामिल हो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य का उदाहरण आगे हम बताएंगे। उसके बाद उससे पहले जानते हैं हम कि कविता जो है वह कविता का अर्थ क्या होता है। यानी साहित्य का प्रमुख अंग गद्य और पद्य माना जाता है। साहित्य का जो प्रमुख अंग है वह गद्य और पद्य को माना जाता है। पद्य के माध्यम से, यानी कि कविता के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में करता है। यानी सहज का मतलब होता है, मतलब आसान शब्दों में, तो इसीलिए कहा गया है कि साहित्य का प्रमुख अंग गद्य तथा पद्य माना जाता है। पद्य के माध्यम से, अर्थात यानी कि कविता के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में करता है, उसे कविता कहते हैं। फिर अगला है कविता, काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है। विधा का अर्थ होता है रीति, ढंग या भांति, जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से, कलात्मक अर्थ होता है कला से युक्त हो, कलात्मक रूप से भाव के द्वारा किया जाता है, वह कविता कहलाती है। यानी काव्य, चाहे कविता या पद्य, साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से, यानी कि कलायुक्त रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह कविता कहलाते हैं। आगे देखते हैं, यानी कि कविता की परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा श्री शंभुनाथ के अनुसार, श्री शंभुनाथ का कहना है, मैं कविता को हृदय की बात तक, हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूं। यानी कि इनके कहने का अर्थ है कि कविता को अपने हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो साधन है, वह कविता के द्वारा ये पहुंचा रहे हैं, वही कविता है। यानी मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का जो माध्यम है, जो साधन है, वही समझता है कविता। फिर अगली परिभाषा टी.एस. इलियट, उनका कहना है कि कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए
भी उसका आनंद लिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कविता को समझे तभी हम उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसा मानना टी.एस. इलियट का है कि कोई जरूरी नहीं है कि कविता को जब हम समझे तभी जाके हम उसका आनंद ले सकते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए भी उसका आनंद लिया जा सकता है। तो यह परिभाषा टी.एस. इलियट का है। आगे जो परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोति काव्य जीवतम कहकर कविता को परिभाषित किया है। यानी कि आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि वक्रोति काव्य जीवतम कहकर कविता को किसने परिभाषित किया। तो आप सभी को पता है आचार्य कुंतक ने। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो वक्रोति है, ये वक्रोति क्या होता है। वक्रोति जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वक्रोति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र जोड़ उक्ति। वक्र का अर्थ होता है कुटिल, विलक्षण, बांकपन, चाहे टेढ़ा, जबकि उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कि विलक्षण से भरा हुआ जो कथन है वह वक्रोक्ति कहलाते हैं। वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र जोड़ उक्ति। वक्र का अर्थ होता है कुटिल या विलक्षण, जबकि उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कि विलक्षण से भरा हुआ कथन वक्रोक्ति कहलाते हैं। और मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो है वक्रोक्ति जीवतम आचार्य कुंतक के द्वारा रचित यह एक संस्कृत का ग्रंथ है, और यह जो ग्रंथ है वह अधूरी ही उपलब्ध है। यानी कि वक्रोक्ति काव्य जीवतम आचार्य कुंतक के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है वह अधूरी ही उपलब्ध है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई बीए जो है हिंदी से किए होंगे तो उसका एक पेपर है जो उसमें पूरा संस्कृत ही है, और शायद वहीं से ये वो उठा के ये चीज को लाए गए हैं। जो आचार्य कुंतक उसमें पूरा का पूरा एक पेपर जो है वह पूरा संस्कृत ही है, जो साहित्य में। यानी कि और आगे मैं बता देना चाहता हूं कि साहित्य में वक्रोक्ति जो है वह अर्थ अलंकार का एक भेद भी है। जब आप अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार जो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक अलंकार है शब्दालंकार, एक अलंकार है अर्थालंकार, एक अलंकार है उभयालंकार। यानी कि अलंकार जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें से अर्थ अलंकार का ही एक भाग है वक्रोक्ति अलंकार। यानी कि वक्रोक्ति अलंकार जो है वह अर्थ अलंकार का एक भेद है, जिसमें कही गई बात का श्लेष के आधार पर अन्य का जो भाव निकलता है वह वक्रोक्ति अलंकार कहलाती है। तो आगे है वक्रोक्ति का अर्थ समझ गए, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ होता है कुटिल या विलक्षण, जबकि उक्ति का अर्थ होता है कथन। काव्य का अर्थ होता है कविता, जीवतम का अर्थ होता है जीवन या प्राण। तो आप समझ गए, वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर कविता को परिभाषित किया है आचार्य कुंतक ने। वक्रोक्ति काव्य जीवतम जो है वह संस्कृत का एक ग्रंथ है जो यह अधूरी ही उपलब्ध है। आगे आचार्य वामन का कहना है कि रीति रात्मा काव्य कहकर परिभाषित किया है कविता को। यानी कि रीति रात्मा काव्य का अर्थ होता है कि रीति के अनुसार रचना ही काव्य है। यानी कि आचार्य वामन का कहना है कि रीति के अनुसार
रचना ही काव्य है, यानी कि रीति रात्मा कावश्य कहकर परिभाषित किया है कविता को, यानी कि रीति के अनुसार रचना ही काव्य है। फिर आगे शैल, शैल के अनुसार कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार हमने देखे कि कविता का अर्थ क्या होता है, कविता की परिभाषा हम भाषाविद के अनुसार देखें। अब आइए देखते हैं काव्य का भेद। काव्य का जो है वह दो भेद हैं। उसमें पहला भेद है स्वरूप के आधार पे और दूसरा है शैली के आधार पे। तो स्वरूप के आधार पे दो है, एक दृश्य काव्य है और एक श्रव्य काव्य है। जबकि श्रव्य काव्य का भी दो भेद होते हैं, एक मुक्तक काव्य है और एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक महाकाव्य होते हैं और एक खंड काव्य होते हैं। फिर अगर हम शैली के आधार पर देखें तो तीन प्रकार के काव्य होते हैं। उसमें एक पद्य काव्य है, एक गद्य काव्य है, एक चंपू काव्य है। यानी कि काव्य का जो भेद है, काव्य के जो भेद है वह दो भेद है। पहला तो स्वरूप के आधार पर देखेंगे हम और दूसरा शैली के आधार पर देखेंगे। तो स्वरूप के आधार पर दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटे गए हैं, एक मुक्तक काव्य, एक प्रबंध काव्य होते हैं। फिर प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटे गए हैं, एक महाकाव्य है, दूसरा खंड काव्य है। ठीक उसी तरह से शैली के आधार पे एक पद्य काव्य है, एक गद्य काव्य है, एक चंपू काव्य है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये श्रव्य दृश्य काव्य क्या होते हैं। दृश्य काव्य यानी कि वह काव्य जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए। ध्यान से समझिए, वह काव्य जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। यानी कि जिस काव्य का आनंद कोई भी एक्टर पात्रों के माध्यम अभिनय को देख कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। आप घबराए ना, आपको हम अभी स्क्रीन पर दिखाते हैं। दृश्य काव्य, तो सबसे पहले जो काव्य का भेद है वह स्वरूप के आधार पर हम दृश्य काव्य में हम देखते हैं। जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। यानी वह काव्य जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, दृश्य काव्य। आपके उदाहरण आपके सामने है, नाटक और चलचित्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दृश्य काव्य का उदाहरण है नाटक, चलचित्र और भी कुछ दे सकते। या तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये नाटक जो है ये कौन सा काव्य है, दृश्य काव्य है, चाहे श्रव्य काव्य है, चाहे मुक्तक काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या महाखंड काव्य है, या खंड काव्य है। तो आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। यानी दृश्य का मतलब होता है देखना, यानी कि जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देख कर लिया जाता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। यानी वह काव्य जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नाटक और चलचित्र। दूसरा जो है वह है श्रव्य काव्य। का मतलब है ऐसा काव्य जो पढ़ा और सुना जा सके। श्रव्य काव्य में ऐसा काव्य जो पढ़ा और सुना जा सके उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। यानी कि जिस काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। यानी कि वह काव्य जो पढ़ने और सुनने योग्य हो उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कि रामायण और महाभारत
ये दो जो उदाहरण हैं ये श्रव्य काव्य का उदाहरण है। इसे हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा काव्य जो पढ़ा और सुना जा सके तो ये श्रव्य काव्य है। यानी कि आपका उदाहरण आपके सामने है दो, रामायण और महाभारत। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि रामायण चाहे महाभारत ये किस प्रकार के काव्य है। ये दृश्य काव्य है, चाहे श्रव्य काव्य है, या मुक्तक काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या महाकाव्य है, या खंड काव्य है। आप सबको पता है यह जो है रामायण और महाभारत ये आपका श्रव्य काव्य है। उसके बाद श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, जिसमें हम बताए हैं एक मुक्तक काव्य होते हैं और एक प्रबंध काव्य होता है। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मुक्तक काव्य क्या होते हैं। हमने स्वरूप के आधार पर दृश्य काव्य देख चुके हैं, श्रव्य काव्य देख लिए हैं, और श्रव्य काव्य का ही दो भेद है, एक मुक्तक काव्य है और एक प्रबंध काव्य है। तो सबसे पहले हम मुक्तक काव्य को देखते हैं। मुक्तक काव्य या कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंध केता न हो तथा अपने अर्थ को प्रकट करने में अकेला समर्थ हो, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। आप अपने मोबाइल के स्पीकर को आप ऑफ कर दीजिए। मुक्तक काव्य का मतलब होता है जैसे हम छंद पढ़े तो एक छंद के बाद एक ही घटना का वर्णन हो, फिर अगले छंद के अंदर दूसरे घटना का वर्णन हो, फिर तीसरे छंद के अंदर तीसरे घटना का जब वर्णन होता है तो उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। पुनः सुने आप, मुक्तक काव्य या कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंध केता न हो तथा अपने अर्थ को प्रकट करने में अकेला समर्थ हो, तो उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझा जाए, जैसे हम छंद पढ़े तो एक छंद के बाद किसी एक घटना का वर्णन हो, फिर अगले छंद के अंदर किसी दूसरे घटना का वर्णन हो, फिर अगले छंद के अंदर किसी तीसरे घटना का वर्णन हो, तो उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि एक छंद के अंदर जो घटना वो एक छंद में ही कंप्लीट हो गया, आगे वाले छंद से उसे कोई संबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अगले पिछले पदों से कोई संबंध नहीं होता है। आप समझ गए। फिर तीसरा पॉइंट है, एक ही भाग का चित्रण, एक ही छंद का पूरा उसमें चित्रण किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, कबीर एवं रहीम के दोहे, मीराबाई के पद आदि सब मुक्त रचनाएं हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए दोहा, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। कथा का कर्म जो है बीच में कहीं नहीं टूटता है। तो इस प्रकार के जो काव्य होता है वह प्रबंध काव्य कहलाते हैं। आपको मैं बता दूं उदाहरण के लिए, जैसे रामचरितमानस आप देखिए, आप पढ़े भी होंगे। यह जो है रामचरितमानस ये प्रबंध काव्य का उदाहरण है। तो यानी इसका जो क्रम होता है वह एक क्रम से चलते हैं, एक तरफ से चलते हैं। कथा का जो है बीच में कहीं क्रम नहीं टूटता है। तो इस प्रकार के जो और बीच बीच में कई जो है कथाएं, गौण कथाएं आकर उनको सहायक बनाकर आती हैं। तो यह इस प्रकार के जो काव्य होते हैं वह प्रबंध काव्य कहलाते हैं।
जैसे रामचरितमानस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किस प्रकार के काव्य हैं, तो आप याद रखें यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर हम जाने कि प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं। याद कीजिए, मैं पुनः एक बार बता देना चाहता हूं कि काव्य के दो भेद हैं, एक स्वरूप के आधार पर और एक शैली के आधार पर। हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वह स्वरूप के आधार पर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दो भेद थे स्वरूप के आधार पे, एक दृश्य काव्य जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा था श्रव्य काव्य, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटे गए हैं, दो भेद हैं, एक मुक्तक काव्य और एक प्रबंध काव्य। फिर प्रबंध काव्य को भी दो भेद होते हैं, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तो आइए देखते हैं हम महाकाव्य क्या होता है। यानी कि जीवन की संपूर्ण घटना का वर्णन महाकाव्य के अंतर्गत किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जीवन की संपूर्ण घटना का वर्णन महाकाव्य के अंतर्गत होते हैं, किए जाते हैं। पहला पॉइंट है, जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। सर्ग का अर्थ मतलब समझा देना चाहता हूं आपको कि भाग होता है सर्ग का अर्थ, यानी कि जिस काव्य के अंदर 8 या 8 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं उसे ही हम महाकाव्य कहते हैं। जिस काव्य के अंदर 8 या 8 से अधिक खंड या भाग पाए जाते हैं या होते हैं उसे ही हम महाकाव्य कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, श्रृंगार, वीर और शांति में से कोई एक रस अंगी होता है। आपको पता है रस 9 प्रकार के होते हैं तथा अन्य सभी रस अंग रूप होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, कथा जो है वह ऐतिहासिक होती है। महाकाव्य के अंतर्गत जो है कथा जो है वह ऐतिहासिक होती है। और चौथा पॉइंट है, नायक उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए। आप रामायण में देख रहे हैं राम का जो रोल है, राम का जो पाठ है, जो चरित्र है वह जो है वह उत्तम चरित्र वाला है। फिर पांचवा पॉइंट है कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस काव्य के अंदर 8 या 8 से अधिक खंड कहे सर्ग को आप चाहे भाग कहे पाए जाते हैं उसे महाकाव्य कहते हैं। तो आप याद रखें कि जिस काव्य के अंदर 8 या 8 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं, 8 या 8 से अधिक खंड पाए जाते हैं, भाग होते हैं, उसे ही महाकाव्य कहते हैं। फिर छठा पॉइंट है, कथा के 5 सोपान जो स्टेप सही होना चाहिए। कथा के जो 5 सोपान होते हैं उसका क्रम जो है वह सही होना चाहिए। और फिर लास्ट में है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। आप नोट कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्र बरदाई के द्वारा रचना किए गए हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम आपको और विस्तार से दिखाते हैं कि महाकाव्य के अंतर्गत देखिए आप, रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य हैं जो तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं। रामायण ये वाल्मीकि के द्वारा ये महाकाव्य है। आप वह 1 से लेकर 8 तक जो देख रहे हैं, ये जितने भी दिखाए जा रहे हैं आपको, ये सब का सब महाकाव्य है। चाहे साकेत हो जो मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखे गए हैं, पद्मावती जयसी के द्वारा, चाहे लोकायतन जो सुमिता नंदन पंत के द्वारा लिखे गए, या कामिनी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं, यह जो है यह महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आज हम यहीं पे बंद करते हैं। हेलो आप हेलो रुक जाए हेलो आप। हाँ बोलिए।
सर मैं प्रेम सुधा बोल रही हूँ। मेरे नाम के आगे MU एक मिनट, आप एक एक करके बोलिए तभी हम सुन पाएंगे। प्रेम सुधा बोलिए। बोल रही हूँ। कह रही हूँ कि मेरे नाम के आगे ME क्यों लगा हुआ है? नहीं समझ रहे हम, आपका आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। हेलो। हाँ, अरे जो आप है ना, आपका सिंगल नाम है तो इसके लिए मी मतलब आपका वो ये है, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन दे रहा है। वो सबके नाम के आगे रहता है, सबके अपने अपने फोन पे नाम के आगे है। अच्छा, मी मतलब होता है अपना मेरा, जैसे मेरा नाम है तो इसलिए मी लिख दिया रहता है और होस्ट करके रहता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपका अंजलि, यस सर, यस सर। मैं सर। बता देता हूँ। एक्चुअली वो आइकन है, वो आइकन जो है ना फेसबुक के तरफ से जो है ना इंडिकेशन आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है, वो आपका इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है। जी यस सर। अच्छा, आपके बीच में बेतिया से एक लड़की है कौसर अली,